नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अनुसंधान पर। जी हाँ, एक ऐसा YouTube चैनल जहां पर हम सफलता से जुड़े हुए पहलुओं पर बात करते हैं कि जीवन में किस तरीके से हमें सफलता मिलती है या सफलता को कैसे हासिल किया जाता है। आज जिस हम विषय को लेकर बात करने वाले हैं, यह विषय हर विद्यार्थी के लिए महत्वपूर्ण है। वह विद्यार्थी चाहे किसी भी क्लास का हो या चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो। आज हम बात करने वाले हैं उस स्ट्रैटेजी की या उस स्ट्रैटेजी के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की जिसको लेकर के एक विद्यार्थी किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सफलता को प्राप्त करता है। आखिर एक विद्यार्थी, दो विद्यार्थी जो एक साथ ही रहते हैं, एक ही स्कूल में पढ़ाई करते हैं, दोनों ही अपने विषय में बहुत अच्छे हैं, दोनों की प्रतिभा में कोई कमी नहीं है, लेकिन एक एग्ज़ाम में सफल हो जाता है और एक एग्ज़ाम में असफल हो जाता है। आखिर इसके पीछे क्या कारण है, क्या मुख्य वो बातें हैं जिनकर फॉलो करना बहुत अनिवार्य होता है इसी एग्ज़ाम में सफलता पाने के लिए। तो आइए उन्हीं की पर हम बात करेंगे। विषय को चालू करने से पहले मैं एक बात निश्चित तौर पर आपसे कहना चाहूँगा कि आखिर इस विषय को चुनने का कारण क्या है। अपने शैक्षणिक जीवन में मैंने जिन चीज़ों को अनुभव किया और आज शिक्षक होने के बाद मैं कई बार जब बच्चों से बातें करता हूँ, उनके एग्ज़ाम के स्ट्रैटेजी के बारे में बात करता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे स्ट्रैटेजी के बारे में बहुत अनभिज्ञ होते हैं। उन्हें केवल एक पढ़ाई जो वो स्कूल जो स्टडी वो करते हैं, जो टीचर्स उन्हें पढ़ाते हैं, उसको ही वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं और उसे वो पूरा करते रहते हैं। निश्चित तौर पर बहुत सारे बच्चे हार्ड वर्किंग के थ्रू इस पढ़ाई को पूरा भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद होता क्या है कि जब एग्ज़ाम का समय आता है तो एग्ज़ाम के समय पर जो बच्चे होते हैं वो बच्चे उस अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो क्या उन्होंने अपनी हार्ड वर्किंग में कोई कमी रखी? जी नहीं, हार्ड वर्किंग तो उन्होंने उतनी ही की, वर्किंग उन्होंने उतनी ही की, लेकिन जिन पहलुओं पर काम किया जाना चाहिए था या जिन चीज़ों के बारे में एक प्रॉपर जानकारी होनी थी, उन चीज़ों के बारे में कोई विशेष तौर पर जानकारी ना होने के कारण ये असफलता उनको मिलती है। आइए, मैंने कुछ बिंदु यहाँ पर तैयार किए हैं, उन बिंदुओं पर हम 1 to 1 बात करेंगे, जिससे हमें ये पता चलेगा कि एग्ज़ाम में सफलता के लिए मुख्यतः क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। आवश्यक नहीं है कि ये पॉइंट्स सारे हैं अपने आप में, हर एक व्यक्ति के हिसाब से, हर एक एग्ज़ाम के हिसाब से, हर एक परिस्थिति के हिसाब से, लोकेशंस के हिसाब से चीज़ें थोड़ी बहुत बदलती रहती हैं। फिर भी अपनी एनालिसिस के आधार पर मैंने कुछ बिंदुओं को सिलेक्ट किया है। यदि आप निश्चित तौर पर इन पर काम करते हैं या कर रहे हैं तो आप एश्योर मान के चलिए कि आप अपनी सफलता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आइए हम शुरू करते हैं। ये स्ट्रैटेजी हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या किसी भी एग्ज़ाम के लिए लगा सकते हैं, ठीक है। इसलिए ये स्ट्रैटेजी हर एक छात्र के लिए फ़ायदेमंद है, चाहे वो किसी भी कक्षा में अध्ययनरत हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो है मोटिवेशन फॉर एग्ज़ाम। सबसे पहला और सबसे आवश्यक जो बिंदु है वो ये है कि हम किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते क्यों हैं। आखिर उस एग्ज़ाम को निकालने का मोटिवेशन हमें कहाँ से मिला है। क्योंकि रिसर्च कहते हैं कि आपका मोटिवेशन जितना महत्वपूर्ण होता है, अपना मोटिवेशन जितना स्ट्रॉन्ग होता है, आपकी तैयारी भी उतनी ज़्यादा होती है। उसी स्तर से आप अपने लक्ष्य पर लंबे समय तक जुड़े रहते हैं। अब मोटिवेशन हमको कहाँ से मिलता है? मोटिवेशन की बात यदि हम करें तो मोटिवेशन के लिए कई सारे फैक्टर्स होते हैं। कुछ अंदरूनी फैक्टर्स होते हैं, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, कुछ इंटरनल फैक्टर्स होते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स के तौर पे हम बात करें तो जैसे पैसा, प्रतिष्ठा, समाज में, परिवार में, घर में मान सम्मान का मिलना, प्यार, ठीक है। ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें एक मोटिवेशन देती हैं कि हमें ये काम करना है क्योंकि मुझे पैसा मिलेगा, हमें ये काम करना है क्योंकि दूसरे लोग जो हैं वो हमें एक अच्छी नज़र से देखेंगे, हमारा रिस्पेक्ट करेंगे, हमें ये काम करना है क्योंकि ताकि हम दूसरों का स्नेह पा सकें, ठीक है। तो इस मोटिवेशन आपको कहाँ से मिला हुआ है? अब मोटिवेशन कई तरीके के हो सकते हैं। एक मोटिवेशन हो सकता है जो सच्चा हो सकता है, बट एक मोटिवेशन फॉल्स हो सकता है। कई लोग कई चीज़ों को तुरंत देख करके थोड़े से क्या हो जाते हैं, इम्प्रेस्ड हो जाते हैं और सोचते हैं कि हमको तो बस यही करना है, लेकिन जब उसकी कठिनाई से वाकिफ़ होते हैं तो फिर वो उसको छोड़कर भाग खड़े होते हैं।
फिर किसी दूसरी चीज़ को देखते हैं उसके लिए मोटिवेट हो जाते हैं, किसी तीसरी चीज़ को देखते हैं उसके लिए मोटिवेट हो जाते हैं। तो क्या ये मोटिवेशन सही है? जी हाँ, ये मोटिवेशन बिल्कुल भी सही नहीं है। मोटिवेशन कैसा होना चाहिए? जब आप किसी काम के लिए मोटिवेट होते हो, जैसे मान लीजिए आप डॉक्टर के यहाँ गए, आप डॉक्टर से मोटिवेट हो गए, अधिकारी के यहाँ गए, वहाँ मोटिवेट हो गए, कोई बड़ा सा बिजनेस देखा, वहाँ मोटिवेट हो गए, तो क्या ये मोटिवेशन सही है? बिल्कुल नहीं है। फिर मोटिवेशन कैसा होना चाहिए? जब आप किसी चीज़ से प्रभावित होते हैं तो उसके समस्त पहलुओं पर विचार करिए कि इसके प्लस क्या हैं, इसके नेगेटिव्स क्या हैं, मुझे इसके पाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, क्या मैं उसके लिए तैयार हूँ, जिन वैल्यूज़ को मुझे यहाँ फॉलो करना पड़ेगा क्या वो वैल्यूज़ मैं फॉलो कर सकता हूँ, क्या उतनी हार्ड वर्किंग मैं कर सकता हूँ, एग्ज़ाम में सफल होने के बाद क्या उस स्तर की हार्ड वर्किंग मैं कर पाऊँगा जो स्तर की हार्ड वर्किंग मुझे यहाँ ज़रूरी है, क्या जिस तरीके का जीवन मैं जीना चाहता हूँ क्या उस तरीके का जीवन मुझे यहाँ पर मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। ऐसी बहुत सारी, कुछ लोग अक्सर ये सोचते हैं कि मुझे ऐसा काम करना है जिसमें मुझे काम ही ना करना पड़े। तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं बना है जिसमें आपको काम ना करना पड़े। बिना काम किए आपको ना सम्मान मिल सकता है, ना पद मिल सकती है, ना प्रतिष्ठा मिल सकता है, ना पैसा मिल सकता है। वो केवल तब तक संभव है जबकि आपके लिए कोई दूसरा कमा करके आपको दे रहा हो। जैसे आपके घर परिवार में आपके पिताजी हैं, आपके परिवार वाले हैं, वो आपको कमा कर दे रहे हैं, तब तक आपको मिल रहा है। तो यदि आप इस तरीके का मोटिवेशन लेके चल रहे हैं कि बिना काम करे मुझे बहुत सारी चीज़ें हासिल हो, तो ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। आपको जीवन में काम करना ही पड़ेगा और जितना अधिक ऊपर आप जाएंगे, जितनी अधिक रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेंगे, काम उतना कम होगा लेकिन जिम्मेवारी उतनी अधिक बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो या तो आप कहीं ना कहीं से मेंटल वर्क करेंगे या कहीं ना कहीं से फिजिकल वर्क करेंगे। यदि आप ये सोचते हैं कि बिना किसी मेहनत के आप सफलता पा लेंगे या बिना किसी मेहनत के आप सफलता पर बने रहेंगे, तो आप गलत सोच रहे हैं। इसलिए एक ऐसे करियर को डिसाइड करिए जो आपको करना अच्छा लगता हो, जिसमें आप लंबे समय तक काम कर सकते हो और जो आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में भी सक्षम हो, क्योंकि जीवन में आर्थिक आवश्यकताएं बहुत अधिक हैं। तो मोटिवेशन, सबसे पहली चीज़ मोटिवेशन गेन करिए। अब मोटिवेशन को दूसरी चीज़ ये है, कई बार ऐसा होता है कि हमारा मोटिवेशन बनता है बिगड़ता है, बनता है बिगड़ता है। तो मोटिवेशन आखिर बना कैसे रहेगा? जब आप चीज़ों को निरंतर करते रहेंगे, देखते रहेंगे और उसके बारे में सोचते रहेंगे, प्लान बनाते रहेंगे और धीरे धीरे उस पर आगे बढ़ते रहेंगे, उस माहौल से जुड़े रहेंगे, तो आपका मोटिवेशन बना रहेगा। यदि आप उस माहौल को छोड़ करके किसी दूसरे माहौल में चले जाएंगे तो निश्चित तौर पर आप दूसरे चीज़ों के लिए अट्रैक्ट होने लगेंगे, मतलब आप दूसरी चीज़ों के लिए मोटिवेट होने लगेंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है मोटिवेशन को बनाए रखने के लिए आपके अंदर का विश्वास, आपके अंदर की धारणा जब तक बनी रहेगी तब तक आप चीज़ों से मोटिवेट होते रहेंगे। आइए इसके बाद हम अपने दूसरे बिंदु पर चलते हैं। अब आपने क्या कर लिया है, आपने अपना लक्ष्य तैयार कर लिया है कि मुझे इंजीनियर बनना है या मुझे डॉक्टर बनना है या मुझे पर्टिकुलरली किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है या मुझे नीट का एग्ज़ाम देना है या मुझे IIT JEE का एग्ज़ाम देना है या 10th क्लास के जो बच्चे हैं उनके लिए कोई पर्टिकुलर NTSC का एग्ज़ाम देना है। जो भी एग्ज़ाम्स हैं वो आपने अपने छोटे से लक्ष्य तैयार कर लिए हैं। अब लक्ष्य को तैयार करने के बाद दूसरा काम आपको क्या करना है? दूसरा काम करना है, आपको एक स्ट्रैटेजी नोटबुक तैयार करनी है। ये स्ट्रैटेजी नोटबुक क्या है? ये स्ट्रैटेजी नोटबुक वही है जो आपके सारे के सारे रास्ते को का मैपिंग करेगी, जो आपको बताएगी कि आप क्या लक्ष्य पर चल रहे हैं, जो आपने 4 दिन पहले, 10 दिन पहले, 15 दिन पहले लक्ष्य बनाया था, क्या उसके हिसाब से चीज़ें प्रॉपर हैं। इसके लिए आप क्या करिए, एक छोटी सी पतली सी कॉपी लीजिए, तकरीबन 50 से 100 पेज जिसमें हो। उस कॉपी में सबसे शुरुआती पेज पर आपको क्या करना है, आप क्या करना चाहते हो वो लिख दीजिए। उसके पीछे के रीजंस क्या क्या रहे हैं वो लिख दीजिए कि आप यही क्यों करना चाहते हो। आप उसके साथ में अपनी स्ट्रेंथ क्या है वो लिख लीजिए, वीकनेसेस क्या है वो लिख लीजिए, ड्रीम्स क्या हैं वो लिख लीजिए। बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकली नहीं लिखना है, आपको टू द पॉइंट्स चीज़ों को लिखते चलना है। उसके बाद अब आप अपना काम शुरू करिए। काम शुरू करने में क्या करेंगे कि आपको उसमें ये लिखना है कि इस एग्ज़ाम में मुझे सफलता पाने के लिए किन किन चीज़ों पर काम करना है। अब उन चीज़ों पर काम करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों की पहले आवश्यकता होगी। तो ये जो बुक रहेगी, ये बुक क्या काम करेगी? ये बुक केवल इतना काम करेगी, ये नोटबुक, कि आप उन चीज़ों को कहाँ से अरेंज कर रहे हैं,
कहाँ से लेके आ रहे हैं, आपके टारगेट्स क्या थे, आपके वीकली टारगेट्स क्या थे, आपके मंथली टारगेट्स क्या थे, आपके डेली टारगेट्स क्या थे, आप उसमें नोट करेंगे और उसमें देखेंगे कि क्या आपने उन टारगेट्स को पूरा किया। मसलन जैसे सबसे पहले किसी भी एग्ज़ाम को यदि आपको क्रैक एक्चुअल में करना चाहते हैं, मोटिवेशन आपको मिल गया है, तो आप सबसे पहले उस एग्ज़ाम की कंप्लीट जानकारी इकट्ठा करना शुरू करिए। अब ये कंप्लीट जानकारी कई बच्चे क्या करते हैं, कहीं से भी लेकर आ जाते हैं, किसी से सुन ली, इस तरीके से नहीं चलेगा। आप ऑथेंटिकेटेड सोर्स से उस एग्ज़ाम की कंप्लीट जानकारी को सबसे पहले कलेक्ट करिए। और ऑथेंटिकेटेड सोर्स क्या होता है, उस एग्ज़ाम का जो सबसे लेटेस्ट एडवर्टाइजमेंट उसका पब्लिश हुआ हो, उस एडवर्टाइजमेंट को निकालिए और उस एडवर्टाइजमेंट का पूरा प्रिंट आउट अपने पास रखिए, एक फाइल बनाइए, या जो आपने नोटबुक बनाई है उस नोटबुक में ही उसको स्टेपल कर दीजिए या चिपका दीजिए साथ में। उससे अब उसको आप ध्यान से पढ़िए और ध्यान से पढ़ने के बाद उसके जो मेन पॉइंट्स हैं उनको अलग से प्रॉपर नोटिंग में बनाते चलिए कि ये कब होता है, कितना इसका एज ग्रुप है, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ठीक है, क्या इसका सिलेबस होता है, क्या इसका एग्ज़ाम पैटर्न है। ये सारी चीज़ों को आप एक प्रॉपर तरीके से नोट कर लीजिए, क्योंकि होता कई बार ये है कि हमने किसी से सुन लिया कि हमें फलाना एग्ज़ाम निकालना है, एग्ज़ाम निकालने की आप तैयारी भी स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि आप तो उसके लिए एलिजिबल ही नहीं है, तो आपका मोटिवेशन कमज़ोर पड़ जाता है। फिर बच्चे क्या करते हैं, वो नहीं करना है तो ये भी नहीं करना है, मुझे तो वही करना था, अब वो नहीं मिला है तो मैं कुछ भी नहीं करूँगा। तो इस तरीके का यदि आप विचारधारा रखते हैं तो आप गलत विचारधारा रखते हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है, एग्ज़ाम की सारी जानकारी इकट्ठी करनी है, अपनी एलिजिबिलिटी को चेक करना है। यदि आप उसके लिए एलिजिबल हैं या एलिजिबल होने वाले हैं तो फिर आपको उसकी तैयारी स्ट्रेटजी से तैयार शुरू करनी है। उसमें एलिजिबिलिटी और लिमिटेशन चेक करने के बाद जो सबसे दूसरा इंपॉर्टेंट काम होता है वो होता है सिलेबस को कलेक्ट करना। आप उस एग्ज़ाम का सिलेबस निकालिए, सिलेबस को कलेक्ट करिए। सिलेबस में यदि सब्जेक्ट सिलेक्शन है तो वो एक अलग पहलू है, सब्जेक्ट सिलेक्शन के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे कि किस तरीके से सब्जेक्ट सिलेक्शन किया जाएगा। ऐसे एग्ज़ाम बहुत सारे जिनमें सब्जेक्ट सिलेक्शन नहीं है, तो जिन एग्ज़ामों में सब्जेक्ट सिलेक्शन नहीं है उन एग्ज़ामों को किस तरीके से प्रिपेयर किया जाए। तो सबसे पहले तो आप अपना सिलेबस अपने पास रखिए और कोशिश करिए कि हर 10 से 15 दिन बाद आप उस सिलेबस को थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें। ठीक है। दूसरी चीज़, जब आपकी जहाँ पर भी आप अपनी तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आपका स्कूल हो, चाहे वो आपकी कोचिंग हो, चाहे वो ऑनलाइन क्लासेस हों, जब कोई पर्टिकुलर टॉपिक आपको पढ़ाया जाता है तो आप देखिए, शुरुआत में देख लीजिए कि उसमें क्या सिलेबस में पार्ट हैं। जब टॉपिक एंड होता है तो देख लीजिए क्या वो सारे पार्ट्स कंप्लीट किए गए हैं। यदि कोई पार्ट्स रह गया है तो आप टीचर से रिक्वेस्ट करिए कि सर इसमें हम क्या करें। यदि टीचर्स इज़ नॉट कैपेबल टू डू दैट, देन फिर आप उसको छोड़िए मत, आप उसको पूरा करिए, कंप्लीट करिए। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। सिलेबस रखने के लिए नहीं है, सिलेबस इस चीज़ के लिए है कि आप उस पार्ट को पूरा पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। या कई बार ऐसा होता है कि कई सारी चीज़ें हम ज़रूरत से ज़्यादा पढ़ लेते हैं। मान लीजिए आपको कोई चीज़ में इंटरेस्ट है, आप ज़रूरत से ज़्यादा पढ़ लेते हो, तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। यदि आप किसी चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा पढ़ेंगे तो भी वो आपके लिए हानिकारक है। चलिए, तो हमने सिलेबस की बात कर ली। सिलेबस आपके पास होना चाहिए और पास होने के साथ साथ आप उसे हर 15 से 20 दिन के बीच में अंतर से देखते रहें। यूनिट के कंप्लीशन होने पर देखते रहें, अपने नोट्स से मैच करके देखते रहें। सिलेबस का कोई भी पार्ट्स आपके स्तर पर छूटना नहीं चाहिए। ठीक है। हम अगले अपने पॉइंट्स पर आते हैं और पेपर पैटर्न की बात करते हैं। चलिए, एक तो हमने सिलेबस की बात कर ली। सिलेबस की बात करने के बाद हम आते हैं कि पेपर का पैटर्न हम कैसे देखें। ठीक है। क्या सिलेबस देखने से हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा? नहीं। इसके साथ साथ हमें एक और बिंदु पर काम करना होगा और वो है लास्ट ईयर पेपर्स को निकालिए और आप ये देखिए कि किस तरीके के क्वेश्चंस उसमें बनाए गए हैं। यदि आप पढ़ाई तो पूरी कर रहे हैं, टाइम पूरा दे रहे हैं, लेकिन आपको ये मालूम ही नहीं है कि किस पार्ट से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस पार्ट से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ रहे हैं, किस पार्ट से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ रहे हैं, किस पार्ट से टफ क्वेश्चन आ रहे हैं, किस पार्ट से हार्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, किस पार्ट से कितने मार्क्स आपको मिलने हैं, कंप्रेहेंसिव कितना है, सब्जेक्टिव कितना है, ऑब्जेक्टिव कितना है। जब तक आप उसकी प्रॉपर स्टडी नहीं करेंगे, क्या आप उस एग्ज़ाम के लिए कोई प्रॉपर स्ट्रेटेजी बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं बना सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि
कि आप पेपर के पैटर्न को देखें, उसकी सारी चीज़ों की स्टडी करें, उसके हिसाब से ही अपना एक टाइम टेबल सेट करें, अपने गोल सेट करें कि मुझे किस सब्जेक्ट को कितने दिन पढ़ना है। होता क्या है, कई सारे एग्ज़ाम्स ऐसे होते हैं जिनमें बहुत सारे पोर्शंस होते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, जिस सब्जेक्ट की कोचिंग जा रहे हैं उसको खूब ज़्यादा लगाते हैं, जो सब्जेक्ट घर पे तैयार करना है वो रखा रह जाता है, या मान लीजिए जो उनका इंटरेस्ट वाला सब्जेक्ट है उसको बहुत पढ़ते हैं, जो उनके इंटरेस्ट वाला सब्जेक्ट नहीं है उसको छोड़ देते हैं। तो यदि इस तरीके की चीज़ें आप करेंगे तो इस तरीके से आप अपनी सफलता से दूर हो रहे हैं। फिर आपको करना क्या है, आपको ये देखना है कि किस सब्जेक्ट में से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, कितने मार्क्स का उससे कवर हो रहा है। फिर आपको उसी के हिसाब से प्रिपरेशन करनी है। आपको हर एक सब्जेक्ट को जो जितना वेटेज उसका है उतना वेटेज दे के चलना है, ठीक है, और उसी हिसाब से उसके नोट्स प्रॉपर तैयार करने हैं, सारी चीज़ें। जो सब्जेक्टिव पेपर है उनके लिए सब्जेक्टिव तरीके से नोट्स बनाइए, जो ऑब्जेक्टिव पेपर है उनके लिए ऑब्जेक्टिव तरीके के नोट्स बनाइए, ठीक है। चलिए तो हम अपने अगले पार्ट की तरफ चलते हैं और हम बात करते हैं, ये हमने पेपर पैटर्न की बात कर ली। पेपर पैटर्न के बाद हम आते हैं प्रिपरेशन मटेरियल। अब आपके पास सिलेबस है, क्वेश्चन पेपर्स हैं, पेपर का पैटर्न है, अब आपको मटेरियल चाहिए जिससे आप अपनी तैयारी शुरू करेंगे। अब मटेरियल में क्या क्या आता है देखिए, हम उस पर बात करते हैं। सबसे पहला मटेरियल है आपकी स्टैंडर्ड बुक्स। किसी पर्टिकुलर एग्जाम को निकालने के लिए एक स्टैंडर्ड बुक्स होती है। अब वो यदि आप उस स्टैंडर्ड बुक्स से नहीं पढ़ रहे हैं, उस लेवल की बुक से नहीं पढ़ रहे हैं, तो आप कितनी भी मेहनत करिए आप उससे दूर बने रहेंगे। मसलन यदि किसी स्क्रू को खोलने के लिए किसी प्रॉपर टूल्स की ज़रूरत है और उस टूल्स के बजाय आप किसी दूसरे टूल्स से उस स्क्रू को खोलना चाह रहे हैं, तो या तो वो स्क्रू खुलेगा नहीं, या फिर आपका टूल्स डैमेज हो जाएगा, या फिर वो स्क्रू डैमेज हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक वही पैटर्न यहाँ लागू होता है कि सिलेक्शन एग्ज़ाम को देने से पहले आप किसी बेहतर पर्सन से जिसने उस एग्ज़ाम को दिया हो उससे प्रॉपर एक बुक लिस्ट कलेक्ट करिए। आजकल इंटरनेट पर हर एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत सारे लोगों के इंटरव्यू डले रहते हैं, जिसमें कौन सी बुक्स ज़रूरी होती हैं वो बुक लिस्ट आपको वहाँ मिल जाएगी, आप उसमें देखिए और एक प्रॉपर बुक लिस्ट बनाइए। अब बुक लिस्ट में भी बहुत सारी समस्याएं हैं। बच्चे क्या करते हैं, 10 इंटरव्यू देखे और 10 इंटरव्यू का मटेरियल वो कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। आप ये देखिए कि कॉमन क्या है और आप कितना कर पाएंगे, कितना पढ़ पाएंगे, और जो बहुत अनिवार्य है उसको सबसे पहले आप कलेक्ट करके पढ़ने की शुरुआत करिए। 10 कोचिंग के मटेरियल निकालने से या 10 लोगों के नोट कलेक्ट करने से चीज़ें हासिल नहीं होंगी। आपने जो नोट्स कलेक्ट किए हैं या जो बुक कलेक्ट करी है, फिर आप अपने सिलेबस को ओपन करिए और सिलेबस में अपनी जो आपकी स्ट्रैटेजी बुक है उसमें पॉइंट करिए कि सिलेबस का ये वाला टॉपिक इस बुक में दिया गया है, सिलेबस का ये वाला टॉपिक इस नोट्स में इस पेज नंबर से पढ़ना है, सिलेबस के इस वाले टॉपिक के न्यूमेरिकल यहाँ पर बहुत बेहतर दिए गए हैं। इस तरीके का जब आप काम करेंगे तो एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि मुझे कौन सा पार्ट कहाँ से पढ़ना था। दूसरा आप काम ये भी कर सकते हैं कि उन बुक्स में से एक तो आपकी बेसिक बुक बन जाएगी जिसमें ज़्यादातर कंटेंट है, इसके अलावा दूसरी आपकी एक्सिलरी बुक्स में से आप कुछ पेजेस की फ़ोटोकॉपी करा के अपने पास अलग से रख लीजिए, या उनकी फ़ोटोकॉपी करा के आप अपनी जो नोटबुक है आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की उसमें ऐड कर दीजिए। तो एग्ज़ाम के समय आपको 4 बुक बिल्कुल भी नहीं खोलनी है। यदि आप 4 बुक को एग्ज़ाम के दिन एक साथ खोलेंगे तो ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, मतलब आपकी प्रिपरेशन पूरी नहीं है। आपको कोशिश क्या करनी है कि आपकी एग्ज़ाम के दिन के पहले प्रॉपर व्यवस्थित सिस्टमेटिक नोट्स हों। नोट्स का मतलब आपके हैंड रिटन नोट्स बस नहीं होते हैं, नोट्स का मतलब होता है वो सारी चीज़ें जहाँ से आप चीज़ों को पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हमने बात कर ली स्टैंडर्ड बुक्स की। आपके पास स्टैंडर्ड बुक्स होनी चाहिए, बहुत अधिक भरमार नहीं चाहिए, लेकिन जो बहुत ज़रूरी है वो आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं नोट्स की। अब नोट्स में क्या होते हैं, नोट्स 2 तरीके के हो सकते हैं, एक तो कहीं से लाए गए नोट्स हो सकते हैं, एक आपके द्वारा बनाए गए नोट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो बनाए गए जो नोट्स होते हैं इनको बनाने के पहले कई सारी सावधानियों को आपको देखना है। सबसे पहले तो यही देखना है कि जो नोट्स आप बना रहे हैं क्या वो उस एग्ज़ाम के स्टैंडर्ड के लेवल के हैं।
अब एक बार में तो ये चीज़ आपको समझ आएगी नहीं, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये धीरे 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 प्रैक्टिस से आएगा। आप चीज़ें पढ़ेंगे, कलेक्ट करेंगे, फिर आप देखेंगे कि नहीं ये लेवल इनफ नहीं है, तो आप उस नोट्स को पहली बार बनाने के साथ साथ उसमें कुछ इतनी जगह हमेशा छोड़ के रखिए, चाहे पेज वाइज छोड़ के रखिए, चाहे 2-4 पेज के अंतर से छोड़ के रखिए कि वहाँ पर नई चीज़ें ऐड की जा सकें। दूसरी चीज़, यदि आप 2 या 3 बुक्स से नोट बना रहे हैं तो जिस बुक्स से बनाए हैं उस बुक्स का नाम उसके आसपास जरूर लिख के रखिए, ताकि जब आप उन नोट्स को पढ़ें तो आपको पता रहे कि ये नोट्स मैंने इस जगह से बनाए हुए थे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बहुत अधिक अनिवार्य है। तीसरी चीज़, जरूरी नहीं है कि आप सारा सब कुछ लिखें। यदि मान लीजिए बहुत सारा कंटेंट है तो आप उस बुक को एक साथ रख सकते हैं, उसके अलावा नोट्स बना सकते हैं। ठीक, तो नोट्स का क्या है, नोट्स हर एक व्यक्ति के थोड़े से डिफर हो सकते हैं। एक व्यक्ति के नोट्स दूसरे व्यक्ति यदि फॉलो करेगा तो जरूरी नहीं है कि वो उसी तरीके से सफलता ले ले, क्योंकि नोट्स में सारी चीज़ें एक व्यक्ति अपने हिसाब से अरेंज करता है। तो आपके नोट्स की स्ट्रेटजी आपके लिए होगी, आप उसको कैसे फॉलो करना चाहते हैं। क्लियर टू ऑल। तो नोट्स में आपको कम से कम 2 या 3 राउंड पे नोट्स बनाने पड़ेंगे। एक राउंड पे बनाइए, उनमें गलतियां देखिए, कमियां देखिए और उसको इम्प्रूव करिए। जब इस तरीके से आप इन कमियों को इम्प्रूव करेंगे तब जा कर के आपके प्रॉपर बेहतर तरीके के नोट्स बनेंगे। और नोट्स मेकिंग में सबसे ज़्यादा मेहनत लगती है, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन यदि आपके नोट्स व्यवस्थित बन गए तो वो सारी की सारी मेहनत आपको समझ आएगा कि एग्ज़ाम के समय आप कितने रिलैक्स फील करेंगे, आपको कितना कॉन्फिडेंस बना रहेगा और कितना आपको उन आपके खुद के बनाए हुए नोट्स से फायदा होने वाला है। ठीक है, तो ये हमने यहां पर बात कर ली नोट्स मेकिंग की। अब हम आते हैं प्रिपरेशन मटेरियल में हमारे लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो चलिए कोचिंग भी जाने लगते हैं, उनका प्रॉपर ऑब्जेक्टिव्स ही है, बुक्स भी वो कलेक्ट कर लेते हैं, नोट्स भी बनाने लगते हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को उठा करके उनकी प्रॉपर एनालिसिस नहीं की है। अब एनालिसिस का मतलब ये नहीं है कि आपने क्वेश्चन पेपर उठाए और आपने उसको पढ़ लिया, ये एनालिसिस नहीं कहलाती है। एनालिसिस ये कहलाती है, आपको कई सारी बुक्स में बनी बनाई एनालिसिस भी मिल जाती है, लेकिन वो उतनी काम की नहीं होगी जितनी आप खुद करेंगे। आप क्वेश्चन पेपर उठाइए। एनालिसिस का काम कब होगा, जब आप लगभग सब्जेक्ट से बहुत हद तक अवेयर हो चुके होंगे, तब ये कंप्लीशन की तरफ होगा। आप इसके पहले भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर एनालिसिस कब होगी, जबकि आप स्टडी को बहुत हद तक जान चुके हैं, 5-6 महीने उसमें इन्वॉल्व रह गए हैं, फिर आप उसके क्वेश्चन पेपर उठाइए। क्वेश्चन पेपर उठाने के बाद आप क्या करेंगे, आप उसमें देखिए कि कौन कौन से टॉपिक से कितने मार्क्स के किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, और उसको प्रॉपर एक टेबुलेटेड फॉर्म में बनाते जाइए। यहाँ से इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, यहाँ से टफ क्वेश्चन आ रहे हैं, यहाँ के क्वेश्चंस में टाइम ज़्यादा लग रहा है, ये क्वेश्चन बहुत शॉर्ट फॉर्म में सॉल्व हो रहे हैं, ये इस टॉपिक से बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बन रहे हैं, इस टॉपिक से बहुत इजी क्वेश्चन बन रहे हैं, इस टॉपिक से ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन बन रहे हैं, इस टॉपिक से कम मार्क्स के क्वेश्चन बन रहे हैं। तो इस तरीके से जब आप पूरी एक एनालिसिस अपने लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स की कर लेंगे, कम से कम आपको ये एनालिसिस 5 सालों की करनी है। और इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कुछ क्वेश्चन पेपर्स को आप बिल्कुल हाइड करके रखेंगे, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस लगाने के लिए बैठेंगे तो आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए पड़ेंगे। यदि आप सारे क्वेश्चन पेपर्स को क्वेश्चन पेपर एनालिसिस के लिए यूज कर लेंगे तो आप प्रॉपर तरीके से अपने आप को एनालाइज नहीं कर पाएंगे। तो आप 10 ईयर के मिनिमम क्वेश्चन पेपर सिलेक्ट करिए। 10 ईयर में से 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर एक तरफ रख लीजिए, वो आपके प्रैक्टिस करने के लिए रहेंगे, और 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर आपकी स्ट्रैटेजी बनाने के लिए रहेंगे। कई एग्जाम ऐसे होते हैं जिनका पैटर्न चेंज हो रहा होता है, तो आपको उसमें दिक्कत होती है, उसके लिए आपको स्ट्रैटेजी अलग तरीके से लगानी पड़ेगी। ठीक है, अदरवाइज आप कम से कम 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर्स अपने पास रखिए और उन क्वेश्चन पेपर्स पे काम करिए। ठीक है, तो ये मैंने लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर और उसके डिटेल्ड एनालिसिस की बात कर ली। साथ ही साथ अपने नोट्स में भी आप लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स के क्वेश्चंस को डालते हुए उन पर भी काम कर सकते हैं। ठीक है, अब हम ये बात करते हैं गाइडेंस की। ठीक है, जी हाँ, अगला महत्वपूर्ण बिंदु जो हम यहाँ पर कर रहे हैं, गाइडेंस। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए गाइडेंस बहुत अधिक जरूरी है, माहौल बहुत अधिक जरूरी है, एनवायरनमेंट बहुत अधिक जरूरी है। कोचिंग इंडस्ट्रीज, बड़े बड़े कोचिंग हाउस में जो बच्चे पढ़ते हैं, क्या उनके लिए कुछ अलग तरीके से पढ़ाया जाता है? नहीं,
केवल उनके पास उन्हें एक एनवायरनमेंट मिल जाता है, एक थोड़ा सा सपोर्टिव डायरेक्शन मिल जाती है, और यही रीज़न होता है कि वहाँ से बच्चे कई बार पास होकर के निकलते हैं। ठीक, लेकिन क्या हम यहाँ पर चीज़ों को नहीं कर सकते? क्या चीज़ें यहाँ पर कंडक्ट नहीं की जा सकती? ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है।